नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो, लेकिन आमतौर पर अधिकांश चारा दूषित या विषाक्त होता है, जिसके सेवन करने से पशुओं को कई प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, जानते हैं जिला मधुबनी के पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हम लोग का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसमें लीवर फ्लूक का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है, और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं, और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित चारे के प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्तता हो गई हो तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर ठंडा पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूँकि रूमिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूँकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो
रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज़ करवाना। वो बच्चों के गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही किसानों की अच्छी आय का जरिया रही है। बकरी पालन से किसान कम जगह में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत रहती है तो मौसम के अनुसार इनकी देखरेख करने की, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं और बकरियां कई रोगों की चपेट में आने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बकरियों की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। पालक हैं उनके लिए हम सलाह देना चाहते हैं कि अभी जितने भी बकरी पालक हैं तो बरसात के समय में खासकर बीमारी होने की संभावना बकरियों में ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है जो पैखाना होने की, पतला पैखाना होने की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलेगी बरसात के समय। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि बकरी पालक जो है वो बकरियों को कृमि की दवा नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है बरसात के समय में बकरी में कृमि का प्रकोप बढ़ जाता है। बकरी नहीं बल्कि सभी पशुओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण पतला पैखाना होने लगता है। एक कारण तो ये रहती है। दूसरा कारण क्या रहती है कि अभी हरा चारा जो खाती है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण भी ज़्यादा पानी की मात्रा होने के कारण उसको पौष्टिक पदार्थ भी कम मिलती है और उसमें उसके पैखाने में भी पतला पैखाना होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कृमिनाशक दवा एक बार अपने पशु को खिलानी है। बकरियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आप अपने जो बकरी है चर के आ रही है या कोई भी हरा चारा दे रहे हैं तो उसके साथ सूखा चारा भूसा जरूर मिला कर दें, जिससे कि उसमें नमी की मात्रा संतुलित हो जाएगी, तो पतला पैखाना की शिकायत कम हो जाएगी। इसके बाद भी यदि नहीं संभल रहा, यानी कि इन्फेक्शन हो गई है, क्योंकि बरसात में इन्फेक्शन होने की संभावना भी ज़्यादा होती है नमी रहने के कारण, तो आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेके जो भी दवा होती है ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल कंपोजिशन की, और कोई भी नॉरफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल कंपोजिशन की, ये सब दवा का उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी शिकायत आएगी बरसात के समय में, क्योंकि बकरी पालक जो होते हैं वो मतलब ठंडी और बरसात में ज़्यादा परेशान रहते हैं। बरसात में क्या होता है, पानी से भीगने के कारण चूँकि उनका बाल सूखता नहीं है, जिसके कारण मतलब बाल ज़्यादा होने के कारण सूखती नहीं है और उसमें निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पशुपालक भाई निमोनिया होती है तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए मेरी बकरी भीगे नहीं, उसके साथ साथ उसके घर को पूरा सूखा रखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी यदि निमोनिया हो रही है तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि उसके नाक में सरसों का तेल, दोनों नाक में सिरिंज ले लीजिए और उसमें तेल 2-2 ml रख लीजिए और 1-1 ml दोनों नाक में सरसों का तेल डाल दीजिए। सुबह शाम ऐसा यदि 2 दिन कर देते हैं तो आपके मतलब निमोनिया जो सर्दी हुई है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद नहीं ठीक होती है तो आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उनसे दवा ले सकते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें।
इसके बाद सबसे खतरनाक बीमारी जो आती है वो छेरा बीमारी जिसको बोलते हैं, PPR जिसको बोला जाता है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है और अभी तो सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका चलता है। इसमें होता क्या, छेरा बीमारी जब होती है तो बकरी को निमोनिया पैखाना दोनों एक साथ होती है और इसमें 5-6 दिन तक बकरी बीमार रहती है। 2-3 दिन तक फीवर रहेगा, उसके बाद फीवर भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुंह में दाने पड़ जाते, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, जानवर खाना पीना बंद कर देता है बकरियां और 6-7 दिन में मरना शुरू हो जाती है। तो पशुपालक भाई जितने हैं उनको हम यही सलाह देंगे, आपके प्रखंड में जितने भी पशुपालन का हॉस्पिटल है वहाँ जाइए और अपने बकरी को छेरा बीमारी का टीका जरूर दिलवा लीजिए। यदि वहाँ अभी उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट से भी खरीद कर आप छेरा बीमारी का टीका जरूर दिलवा लीजिए। टीका दिलवाना ही इस सबसे अच्छी सुरक्षा का कारण है। तो करना क्या पड़ेगा आपको कि टीका खरीद के, ये टीका इतनी बेहतरीन होती है कि जिस बकरी को एक बार दे दिए तो 3 साल तक वो सुरक्षा प्रदान करेगी। 3 साल तक वो छेरा बीमारी उस बकरी को नहीं होगी। इसका टीकाकरण जरूर करवा लें जो नहीं करवाए हैं, और जहाँ बीमारी फैल गई है वहाँ पर पशु चिकित्सक से मिल के इसका उपचार कराएं। गुलदाउदी के फूलों की मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान इसकी खेती करने लगे हैं और जैसा कि अभी इसकी रोपाई का उत्तम समय चल रहा है, तो जिन किसान के पास इसका बिचड़ा तैयार है या वो इससे नए पौधे तैयार कर रोपाई करना चाहते हैं, तो वे गुलदाउदी की कौन कौन सी प्रजातियों का चुनाव कर रोपाई किस प्रकार से करें, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुलदाउदी की खेती विशेष प्रकार के फूलों के लिए की जाती है। यह एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है जो एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे खुले खेत और कृत्रिम वातावरण पॉली हाउस के अंदर भी आसानी से उगा सकते हैं। यह एक आकर्षक और लोकप्रिय फूल है जिसे शरद ऋतु की रानी भी कहते हैं। वही गुलदाउदी को ग्लोरी ऑफ ईस्ट का मम नाम से भी जानते हैं। इसमें निकलने वाले फूल गुलाबी, क्रीम, सफेद, पीला, लाल व हल्के हरे होते हैं। गुलदाउदी के फूलों को कट फ्लावर और लूज फ्लावर अलंकृत बगीचों, क्यारियों और गमलों की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाजारों में स्टैंडर्ड टाइप के पुष्पों की मांग स्प्रे टाइप गुलदाउदी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाई गुलदाउदी की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। जलवायु: गुलदाउदी का पौधा शरद ऋतु वाला होता है। इसके पौधे 8 से 16 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास कर लेते हैं। अधिक या कम तापमान पौधे विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। भूमि: गुलदाउदी की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, किंतु अधिक फूलों के उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व उचित जल निकासी वाली भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो, अच्छी होती है। वही खुली धूप वाले स्थानों में भी गुलदाउदी का पौधा ठीक से विकास कर लेता है, जिस वजह से गुलदाउदी को किसी भी भूमि में उगा सकते हैं। आज के समय में गुलदाउदी की कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जिनकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और वह इस प्रकार से है। सफेद: व्हाइट मुंडियाल, व्हाइट मनी मेकर, स्पाइन मार्क, स्टार मार्क, विलियम टर्नर, व्हाइट हार्मोनी, व्हाइट स्टार आदि प्रचलित हैं। पीला: रोगन येलो, बटर कप, सुपर येलो, सनबीम, सोनार बंगला, इवनिंग स्टार, लेडी फ्रैंक, क्लार्क, येलो स्टार आदि मुख्य हैं। गुलाबी: पिंक मार्बल, बॉन्ड स्ट्रीट, रीगल वेस्टलैंड, पीक इम्पाला, फनसाइन, कैसेंडा, रीगल एनी, कवर गर्ल, पिंक टर्नर प्रमुख है। लाल: रीगन रेड, रेड गैलेक्सी, रेड नेरो, क्रिम्सन एनी, एल्फ्रेड विल्सन, एल्ड सिम्पसन प्रमुख हैं। खेत की तैयारी: गुलदाउदी की खेती करने के लिए पहले खेत की ग्रीष्म ऋतु के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। खाद और उर्वरक: किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। सामान्य तौर पर गुलदाउदी की खेती करने के लिए 1 माह पूर्व गोबर की सड़ी खाद 20 टन और नीम की खली 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद पौध रोपाई से पूर्व यूरिया 100 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फूलों का
उत्पादन अधिक मिलता है। पौधरोपण। किसान भाइयों गुलदाउदी के पौधों की रुपाई से पूर्व तैयार खेत में क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद टहनियों या तैयार पौधों की रुपाई करते हैं। इन पौधों की रुपाई कतारों में की जाती है। पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए रुपाई करते हैं। इसके लिए जून से जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। गुलदाउदी के पौधों को तैयार होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। जब पौधों पर लगे फूल पूरी तरह से खिल जाएं, उस दौरान फूलों की तुड़ाई करते हैं। 1 एकड़ के खेत में 15 से 50 क्विंटल का औसतन उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को गुलदाउदी की खेती से अच्छी कमाई हो जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बंगरा, जिला गोपालगंज के कृषक सतीश राय ने। ये सर्पगंधा की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतीश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2, जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है उस वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड्स हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त रहती है। साथ ही अधिक जीवांश वाली भूमियों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में एक गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें और इसके बाद एक बार हल्की जुताई कर दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज़ या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए 1 हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौध तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुणा 10 मीटर की क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौधे तैयार करें। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 बाई 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी और रेत मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाए। इसे उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई।
तने की कटिंग 15 से 22 सेंटीमीटर को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें और पत्तियां निकल आए और उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 8 से 10 मिनट तक डुबाकर रखना चाहिए। बरसात का समय इसकी रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है, अतः आप इसकी रोपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग या छाया वाली जगह पे होता है ये क्रॉप, तो इसीलिए आप प्रयास ये करें कि जहाँ पर पहले से कोई ट्री वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से छाया पड़ रही है, वैसी जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए, जिससे इसका उपज जो है वो ज़्यादा मिलता है हमको। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट हील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर के स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। जो रूट हील्ड है, रूट हील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। एकड़ की बात करूँ मैं तो आपको कम से कम 2200 या 2500 किलोग्राम के आसपास आपको पूरा उपज मिल सकता है। और इसका जो उपज का कॉस्ट होता है वो, यदि मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, जैसे कि मुख्य बाज़ार जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में कटनी में बहुत बड़ा बाज़ार है इसका, रतलाम में है, रायपुर में है और धमतरी छत्तीसगढ़ में। और एक टोटल इकोनॉमिक्स यदि बात करूँ मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका। और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।